हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस। और ये जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसका ये सेट 11 है। इसके पहले मैंने सेट 1 to 10 डिस्कस कर दिया है, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। वो सारे वीडियोज आप लोगों को मेरे चैनल पे एसएससी सीजीएल 2024 के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखें। और अगर आप इसे सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखें। आप एसएससी के सभी एग्जाम्स के जीके जीएस प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस के फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट करने वाली एजेंसी होती है वो तो सेम ही होती है एसएससी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के उसके अंदर का जो फैक्ट्स होता है वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं एसएससी एग्जाम्स के वो सभी वीडियोज़ को आप देखें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बस एसएससी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करती हूँ और उसी से रिलेटेड टॉपिक का वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं जीके जीएस के वो सभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम्स में आप लोग को जरूर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और जब वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं इंडिया में। तो एनर्जी सेक्टर में कौन कौन से हैं, इसमें है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, NTPC लिमिटेड जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख लेते हैं कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर में। इसमें है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी वेल BHEL। उसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो ये थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में। अब और भी दूसरे सेक्टर में कौन कौन से इंडस्ट्रीज है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL। तो ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर में आने वाले इंडस्ट्रीज हैं। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2014 में की गई थी। तो प्रो कबड्डी जो लीग है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ इंडिया में 2014 ईस्वी में। और ये किसके लिए है, तो मेंस के लिए एक मेंस के लिए कबड्डी का ये प्रोफेशनल लीग है, जिसमें प्रोफेशनली मेंस लोग जो है कबड्डी खेल सकते हैं। और ये जो प्रो कबड्डी लीग है उसे लॉन्च किया गया था मसाला स्पोर्ट्स के द्वारा, और इसका एम ही था कि कबड्डी को प्रोफेशनली किया जाए और इसे फेमस किया जाए, पॉपुलराइज किया जाए। और प्रो कबड्डी लीग है जिसे फाउंड किया था आनंद महिंद्रा और चारू शर्मा ने, जो कि मसाला स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। और इस लीग का फॉर्मेट है जो किससे इंस्पायर हुआ है, तो IPL जो होता है क्रिकेट का, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी से इंस्पायर होकर प्रो कबड्डी लीग को बनाया गया। और इसे बनाया गया इंडिया में कबड्डी को पॉपुलराइज करने के लिए। और इसे कबड्डी को एशियन गेम्स में भी शामिल किया गया था 2006 में। और स्टार्टिंग में इस लीग में टोटल 8 टीम्स थे, और बाद में इसमें कितने टीम हो गए, 12 टीम हो गए हैं। जो प्रेजेंट में प्रो कबड्डी लीग है उसमें टोटल 12 टीम्स हैं। और ये जो लीग है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है इंडिया के अंदर, यानी IPL के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर
PKL है, यानी प्रो कबड्डी लीग है। उसके बाद PKL को PKL जो है ये आने से क्या हुआ, इंडिया में जो लोग प्रोफेशनली कबड्डी को खेलना चाहते थे उन लोगों के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला, और इस तरह से इस स्पोर्ट्स का विजिबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। Next question is question number 3. The Vedangas are Hindu auxiliary disciplines that originated in ancient times and are linked to the study of the Vedas. These are dash in number. वेदांगों की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वेदों के अध्ययन से जुड़ी हुई है। इनकी संख्या डैश है। तो इनकी संख्या कितनी है? वेदांगाज की जो संख्या है वो टोटल 6 है। तो वेदांगाज होते क्या है? तो ये एक ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स हैं और जो कि वेदास के अंदर जो टेक्स्ट होते थे उन लोगों के वो सभी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए और वेदास के टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सभी वेदांगाज हैं। और इसे वेदांगाज को लिम्ब ऑफ द वेदाज भी बोला जाता है, यानी वेदा के अंग बोला जाता है, क्योंकि वेदांगाज के हेल्प से ही सारे वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी वेद बनाए गए हैं। इसीलिए वेदांगाज को लिम्ब्स ऑफ वेदाज बोला जाता है। इसमें प्रॉपर जो वेदास के जो टेक्स्ट हैं उसे किस तरह से रिसाइट किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा और किस तरह से रिचुअल का एप्लीकेशन होगा, सभी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो 6 वेदांगाज कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा यानी फोनेटिक्स। इसमें वैदिक जो टेक्स्ट होते थे वो सभी को किस तरह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, किस तरह से उसका आर्टिकुलेशन होगा, यानी किस तरह से उसे सही तरह से बोला जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है चंदा मीटर, यानी इसमें जो वेदाज हैं उसके अंदर जो पोएम्स ये सब होते थे उसके बारे में, पोएटिक मीटर्स के बारे में बताया गया है किस तरह से यूज होगा। उसके बाद है व्याकरण यानी ग्रामर। तो इसमें वैदिक जो टेक्स्ट होते थे उसके अंदर संस्कृत ग्रामर को समझने के लिए कि किस तरह से टेक्स्ट का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किस तरह से उसे समझा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे रूल्स को बताए गए हैं। उसके बाद है निरुक्ता यानी इटाइमोलॉजी। इसमें जो भी वैदिक टेक्स्ट के अंदर में जो भी एम्बिग्यूअस वर्ड था, यानी जिसे समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसे समझने के लिए उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, ये सभी को एक्सप्लेन किया गया है निरुक्ता के अंदर। उसके बाद है ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। इसमें जो वैदिक रिचुअल होते थे वो सभी को किस तरह से उसका टाइमिंग क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है कल्पा यानी रिचुअल्स। तो वैदिक रिचुअल जो होते थे उसे किस तरह से प्रॉपर तरह से उसका क्या प्रैक्टिकल गाइडलाइंस होगा, क्या गाइडेंस होगा, किस तरह से उसको परफॉर्म करना है, वो सभी के बारे में कल्पा में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द 5 एफेज ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? अप्रत्यक्ष संचरण के 5 एफ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लाइज, 5S यानी फ्लाइज, फिंगर, फॉमिट्स, फूड और फ्लूइड। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कुछ डिजीज होते हैं जो डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं और कुछ होते हैं जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिट करते हैं। यानी ये सब, सपोज ये पर्सन है जो इल है, बीमार है, और ये नॉर्मल पर्सन है, तो कुछ डिजीज होते हैं जो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कुछ डिजीज होते हैं जो बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, उसके हेल्प से ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है उसमें कौन कौन से 5SF होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? फूड होता है, यानी अगर आप साथ में खाना खा रहे हैं, अगर एक दूसरे से फूड को शेयर कर रहे हैं तो उससे भी डिजीज है जो ट्रांसफ़र होता है। उसका फिंगर्स यानी टच करने से होता है। फ्लाइज यानी जो घर में मक्खियाँ होती है उसके थ्रू भी ये डिजीज स्प्रेड होता है, ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जो फ्लाइज होते हैं वो क्या होते हैं, एक फूड से दूसरे फूड पे बैठते हैं और इस तरह से पैथोजन को कैरी करते हैं। उसके बाद फोमिट्स यानी जो जूठे बर्तन होते हैं, अगर कोई पर्सन बीमार है, सिक है, तो उसके यूटेंसिल्स को अगर आप यूज करेंगे तो उससे भी ये क्या होते हैं, डिजीज ट्रांसफ़र होते हैं, और फ्लूइड से भी होते हैं। तो ये सभी कॉमन पाथवे होता है जिसके थ्रू पैथोजेंस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं सिक पर्सन टू नॉर्मल पर्सन, और ये इलनेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 3.6%। तो 5-year प्लान जो है वो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट और इसका रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? एक बॉडी है जिसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन, तो इसके द्वारा किया जाता है।
उसका प्लानिंग कमीशन को अभी प्रेजेंट में रिप्लेस कर दिया गया है किसके थ्रू, ये यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे अब नीति आयोग आ गया है, जिसे स्टेब्लिश किया गया 2015 ईस्वी में। अब हम लोग 1 से लेकर 4 तक के 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सारे 1 से लेकर 4 तक के 5 ईयर प्लान्स को। तो सबसे पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये आया 1951 से लेकर 1956 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एड्रेस किया गया था एग्रेरियन सेक्टर पे, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। यहाँ पे डैम्स और इरिगेशन में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए थे, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो भाखड़ा नांगल डैम था उसमें बहुत सारे पैसे को खर्च किया गया था। उसके बाद ये जो 5 ईयर प्लान है वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, और 1956 के लास्ट में यहाँ पे इसमें 5 IITs को भी इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे ग्रोथ रेट था, टारगेट ग्रोथ रेट था 2.1%, लेकिन इसमें अचीव किया गया 3.6%, जो कि हायर था, जितना टारगेट था उससे ज़्यादा। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितना एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ था, तो इसमें हो जाएगा 3.6%। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान है, ये कब से कब तक था, 1956 से लेकर 1961 तक। और ये जो मॉडल था इसमें एड्रेस किया गया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर पे। यहाँ पे लीडर थे PC महालनोबिस, और इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट था 4.27%, जो कि लेस था। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान आया कब से कब तक, 1961 से लेकर 1966 तक। इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, और जो वीट का प्रोडक्शन था उसके इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया गया था। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट था 2.4%। तो ये प्लान जो था थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था। इसके पीछे रीजन था कि यहाँ पे इंडो पाक वॉर और इंडो साइनो इंडिया वॉर, चाइना इंडिया वॉर भी हुआ था। इसके कारण थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया, और इसके बाद प्लान हॉलीडेज आया था 1966 से लेकर 1969 तक। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया जो कि रहा 1969 से लेकर 1974 तक। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थी इस टाइम पे, इंदिरा गांधी थी, और ये बेस्ड था गिडगिल फार्मूला पे, जहाँ पे फोकस किया गया था सेल्फ रिलायंस पे। और यहाँ पे 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी बूस्ट किया गया था एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6% और एक्चुअल ग्रोथ रेट था 3.3%, तो ये भी लेस ही था। अब हम लोग सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, उसका टाइम पीरियड और उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक, इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक, इसमें था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966, इसमें था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, इसमें था सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79, इसमें था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980-85, इसमें था इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990, इसमें था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद है 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997, इसमें था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, इसमें था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007 था, इसमें था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर 2012 तक था, इसमें था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 2017, इसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विथ दोज अंडर कॉलम बी। कॉलम ए के तहत बिंदुओं को कॉलम बी के तहत उन लोगों के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, जिसमें कॉलम ए में क्या है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनमेलिया। तो एनमेलिया किंगडम के अंदर जो फाइलम आते हैं वो सभी फाइलम्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, और इधर कॉलम बी में उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो इसी को मैच करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए का डी, यानी एनेलिडा का एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थवॉर्म, अर्थ्रोपोडा का हो जाएगा एंट,
इकानोडर्माटा का हो जाएगा सी स्टार और प्लेटी हेलिमेंथस का हो जाएगा टैप बॉम्ब। तो ये जो क्वेश्चन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से है और इस टॉपिक को मैंने डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वैसे आप नए चैनल पे साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस भी एग्जाम्स में बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से इस टॉपिक से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, जहाँ से जिसके बाहर से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैंने उसमें जितने भी हो सकते थे कंटेंट वो सभी को मैंने प्रोवाइड किया है, जिसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक से। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। The Election Laws Amendment Bill passed in the Parliament recently seeks to implement certain electoral reforms. One of them is the eligibility date. Till now, only one date, 1 January, was considered for deciding eligibility with respect to age. What reform does the bill seek in this regard? हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक कुछ चुनाव सुधारों को लागू करने का प्रयास करता है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक तारीख 1 जनवरी पर विचार किया गया था। इस संबंध में विधेयक में किस सुधार की मांग की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट्स, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो ये जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में, उसमें 4 डेट को डिसाइड किया गया एलिजिबिलिटी के लिए। कौन कौन से? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। और इसमें क्या होगा? वोटर का रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहले क्या था, सिर्फ 1 जनवरी ही एक ही डेट था जिसमें कट ऑफ डेट रखा गया था इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि वोटर का एज 18 ईयर्स उस टाइम तक हो रहा है कि नहीं और वो एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं वोट देने के लिए। लेकिन बाद में इसे रिफॉर्म कर दिया गया और इसमें 4 डेट को इंक्लूड किया गया ताकि जो वोटर्स होंगे वो थ्रू आउट द ईयर एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि कुछ है जो 1 जनवरी तक 18 ईयर्स हो रहे हैं, कुछ है जो 1 अप्रैल तक हो रहे हैं, कुछ 1 जुलाई तक और कुछ 1 अक्टूबर तक। तो इस तरह से मैक्सिमम लोग एलिजिबल हो पाएंगे वोट देने के लिए और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पाएगा वोटिंग में। इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए 4 डेट को इंक्लूड किया गया ताकि लोग ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करें और जल्दी से जल्दी वो 18 ईयर्स तक होकर और वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसलिए इस 4 डेट को इंक्लूड किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इन जुलाई 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू फैमिली अर्निंग ए लोअर इनकम? जुलाई 2020 में किस राज्य ने बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की जो कम आय अर्जित करने वाले परिवार से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आशीर्वाद स्कीम जो है वो कहाँ पे आया था? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. In the state legislative assembly, the money bill can be introduced with the prior permission of dash. राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन पे। तो मनी बिल जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो किस तरह से लाया जाता है सेंटर में और स्टेट में, दोनों के बारे में देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले सेंटर में देखेंगे तो मनी बिल जो होता है उसमें डील किया जाता है कौन कौन से इशूज़ को? तो टैक्सेशन के बारे में, पब्लिक डेट के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में और अदर फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में यहाँ पे ये सभी चीज़ों के बारे में डील किया जाता है मनी बिल के अंदर। और मनी बिल जो है इसे डिफाइन किया है आर्टिकल 110 में 110 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ। और मनी बिल है जो कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। तो यानी कि मनी बिल जो है उसे राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसे सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसमें भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पे, यानी प्रेसिडेंट का पहले रिकमेंडेशन चाहिए तभी मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राज्यसभा में सिर्फ क्या होता है कि मनी बिल के ऊपर ये रिकमेंडेशन लिया जाता है, यानी क्या किया जाता है कि उनका सिर्फ राय लिया जाता है
और ये जो राय देते हैं राज्यसभा, उसे लोकसभा के मर्जी पे है कि वो एक्सेप्ट करे या फिर उसे रिजेक्ट कर दे। तो इस तरह से, और राज्यसभा के अंदर मनी बिल को सिर्फ 14 डेज का टाइम दिया जाता है, यानी 14 डेज के अंदर राज्यसभा को मनी बिल को रिटर्न करना होता है लोकसभा के अंदर। और अगर 14 डेज के अंदर वो रिटर्न नहीं करते हैं राज्यसभा, तो ऑटोमेटिक इसे समझा जाता है कि दोनों हाउस से इसे पास कर दिया गया है। और मनी, कोई भी जो बिल होता है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करने का काम होता है स्पीकर का। और अगर मनी बिल के अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा में, तो इसके लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग करने का प्रोविजन नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसमें क्या होता है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, उसमें सहमति दे सकते हैं या फिर उसे विथहोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल को वापस लोकसभा में रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी मनी बिल के बारे में था सेंटर में। तो जिस तरह से सेंटर में मनी बिल के बारे में जो भी प्रोविजन था, उसी तरह से स्टेट में भी होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाता है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट थे मनी बिल में सेंटर में, वहाँ पे कौन आ जाएगा, उसके प्लेस पे स्टेट में हो जाएगा गवर्नर। और जो लोकसभा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। और राज्यसभा के प्लेस पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाता है स्टेट में। तो ये सभी बातों को ध्यान देना है। तो देख लेते हैं स्टेट्स में। तो स्टेट में क्या होता है कि मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है कहाँ पे, लोकसभा जिस तरह से था सेंटर में, तो उसी तरह से स्टेट में हो जाएगा लोअर हाउस कौन सा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। और बाकी रिमेनिंग जो प्रोसीड्योर था सेंटर में, उसी तरह से स्टेट में भी होता है। और स्टेट के अंदर जो मनी बिल है उसके लिए 2 आर्टिकल है, 198 और 199। तो 198 में बताया गया है कि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल के लिए क्या प्रोसीड्योर होगा उसके बारे में बताया गया है। और 199 आर्टिकल में बताया गया है कि मनी बिल जो होगा उसके लिए उसे किस तरह से डिफाइन किया जाएगा स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अंतर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16.68%। तो इंडिया में 2011 के लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग ओवरऑल लिटरेसी रेट था 74.04%, मेल का था 82.14%, फीमेल का था 65.46%। अब ये दोनों का डिफरेंस करेंगे मेल और फीमेल का, तो निकल कर आ जाएगा 16.68%। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब केरला में जो था वो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट था 93.91%, बिहार में सबसे लो था 63.82%। और 2001 के सेंसस के रिस्पेक्ट में 2011 के सेंसस में 9.21% लिटरेसी रेट था जो इंक्रीज हुआ था। उसके बाद एडल्ट लिटरेसी रेट में एडल्ट जो कि 15 ईयर्स से ज़्यादा के थे उन लोगों का लिटरेसी रेट था 69.3%। और इसमें मेल का कितना था 78.8% और फीमेल का था 59.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च? डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2015 में। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 में। और इसके अंडर कौन से मिनिस्ट्री काम के अंडर में ये था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में इसे लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और उस समय 2021 के टाइम पे 21 तक में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन थे? तो श्री अश्विनी वैष्णव थे। अभी डिजिटल इंडिया स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए ताकि रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क को प्रोवाइड किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस? निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनिका बत्रा। तो अब जो क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से गेम से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं सारे प्लेयर्स। तो मनीष नरवाल जो है वो शूटिंग से बिलोंग करते हैं,
ये हो जाएंगे, शूटिंग से बिलोंग करते हैं मनीष नरवाल। उसके बाद केशनाथ जो है वो चेस से बिलोंग करते हैं। और पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर से बिलोंग करते हैं, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। तो ये सभी स्पोर्ट्स से सारे ऑप्शन जो प्लेयर बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो जो भी करेंट में जो स्पोर्ट्स हुए होंगे उसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे होंगे, जो जीते होंगे मेडल्स ये सब, उसी के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा। उसी के बारे में पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग वो सभी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स उन सभी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में याद रख सकते हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जो कि करंट में गेम हो रहा होगा उसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाल प्रकाश का उत्सर्जन करती है जब बिजली से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नियोन। तो ये क्वेश्चन किसका है? केमिस्ट्री का है। तो मैंने साइंस के जितने भी टॉपिक है यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, सभी के जितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे सीरियल 2024 में, उसके लिए मैंने अलग से बायोलॉजी का अलग उसके क्वेश्चंस का वीडियो, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का अलग वीडियो, फिजिक्स के क्वेश्चंस का अलग वीडियो, इस तरह से मैंने तीनों का वीडियो बनाया है डिटेल में। तो साइंस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आप ये सभी वीडियोज को देख सकते हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। ये सारे वीडियो आप लोग को सीजीएल 2024 का प्लेलिस्ट है, वहाँ से मिल जाएगा। और वैसे मैं प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप डिटेल में साइंस के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्योंकि बार बार जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है उसे मैं बार बार डिस्कस करूंगी तो वीडियो बिना मतलब ही लंबी होगी, इसलिए आप वहाँ से बायोलॉजी के वीडियो और केमिस्ट्री फिजिक्स के वीडियो से सारे साइंस के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं और वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। चांद बरदाई's फेमस लिटरेसी वर्क डैश मेंशंस पृथ्वीराज चौहान लव स्टोरी एंड हीरोइक डीड्स। चांद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासों में है। तो चांद बरदाई जो थे वो एक इंडियन पोएट थे। ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम कोर्ट में काम करते थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासों को लिखा कौन से भाषा में? ब्रिज भाषा में लिखा था। इसमें चाहमाना किंग जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके बारे में लिखा गया और उनके बारे में लिखा गया कि जो सेकेंड बैटल ऑफ सराय हुआ था 1192 में, उसमें किस तरह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में किस तरह से बैटल हुआ और पृथ्वीराज चौहान इसमें हारे थे, और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है इसमें। और उनके लव स्टोरी के बारे में भी पृथ्वीराज रासों में इसमें बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देशबंधु। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चित्तरंजन दास को बोला जाता है देशबंधु। अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके क्या निकनेम्स थे उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले MK गांधी, इनका निकनेम्स था महात्मा, बापू और फादर ऑफ द नेशन। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इन्हें बोला जाता था चाचा नेहरू। सुभाष चंद्र बोस का था नेताजी, प्रिंस ऑफ पैट्रियोट्स। रविन्द्रनाथ टैगोर का था गुरुदेव, कवि गुरु। बाल गंगाधर तिलक का था लोकमान्य, मराठा केसरी और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उसके बाद है लाला लाजपत राय, इन्हें बोला जाता था पंजाब केसरी। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चित्तरंजन दास को बोला जाता था देशबंधु। महाराजा रणजीत सिंह को बोला जाता था लायन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान बच्चा खान। केलप्पन को बोला जाता था केरला गांधी। सरोजिनी नायडू को बोला जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता था सरदार आयरन मैन ऑफ इंडिया और इंडियन बिस्मार्क। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता था बिहार गांधी, देश रत्न। मदन मोहन मालवीय को बोला जाता था प्रिंस ऑफ बेगर्स, महामाना। भगत सिंह का था शहीद भगत सिंह, प्रिंस ऑफ मार्टायर्स, शहीद अजम।
बिपिन चंद्र पाल का था बंगाल टाइगर। राजा राम मोहन राय का था फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेनेसा। गोपाल हरि देशमुख का था लोकितवादी। सी राजा गोपालाचारी का था राजा जी। शेख अब्दुल्ला का था शेरे कश्मीर। चंद्रशेखर आजाद का था आजाद। ईवी रामास्वामी का था पेरियार, थनथई पेरियार और बैकोम बिरान। टीपू सुल्तान का था टाइगर ऑफ मैसूर। ज्योतिराव फुले का था महात्मा फुले। भिकाजी रुस्तम कामा का था मैडम कामा और मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था राष्ट्रगुरु और इंडियन बुद्ध के। बी आर अम्बेडकर का था बाबा साहेब। जयप्रकाश नारायण का था लोकनायक। चार्ल्स फ्री एंड्रियो का था दीन बंधु। जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता का था देश प्रिया। अब्दुल कलाम आजाद का था मौलाना। गोपीनाथ बरदौलाई का था लोकप्रिय। विनायक नाराहरी भावे, यानी जिन्हें बोला जाता है शॉर्ट में विनोबा भावे, उनका था आचार्य, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया और स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ गांधी। Next question number 16. Buddhadev Dasgupta is a famous for playing which of the following musical instruments? बुद्धदेव देशगुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सरोद के लिए फेमस है। तो हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके बजाने वाले जो म्यूजिशियंस हैं उनके नेम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले सितार, इसमें रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान और निखिल बनर्जी। सरोद के हैं हाफिज खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। पंडित बुद्धादेव दास गुप्ता, पंडित राजीव तारानाथ और पंडित तजेंद्र नारायण मजूमदार। उसके बाद संतूर के शिव कुमार शर्मा। फ्लूट के हैं एन रमनी, हरिप्रसाद चौरसिया, टी आर महालिंगम और पन्नालाल घोष। शहनाई के हैं बिस्मिल्ला खान। तबला के हैं अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, पंडित शामता प्रसाद, लतीफ खान, गुद्दाई महाराज और कुमार बोस। सारंगी के हैं उस्ताद बिंदा खान। सरस्वती बीना प्लेयर्स के हैं बिनई धनामल, बीना सेसन्ना, बीना वेंकट गिरिप्पा, बीना दुराईस्वामी अयंगर, इमानी शंकरा, साम शिवा अय्यर, के एस नारायण स्वामी, त्रिबंद्रम, आर वेंकटरमन, एस बालचंद्रन, मुथुस्वामी दीक्षितर, आई दोराईस्वामी अयंगर, एन के एस नारायण स्वामी और जयंती कुमारेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 years। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सारे डिटेल्स को देख लेते हैं। तो पार्ट 4A में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। इसे बताया गया है आर्टिकल 51A में, और इसमें बताया गया कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एक मोरल ऑब्लिगेशन है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं फॉलो कर रहा है तो उसे आप ज़बरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकते मानने के लिए। जिस तरह से फंडामेंटल राइट के वॉलेट होने पे आप कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें नहीं कर सकते हैं, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। इसे ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसका पर्पस क्या था? तो इंडियन सिटीजन को रिमाइंड करने के लिए कि उनका सोसाइटी में, नेशन में क्या ड्यूटी होना चाहिए और किस तरह से वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटी है, वो जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये प्रेजेंट नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। और ये जिस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जिस तरह से होता है वो नॉन जस्टिएबल होता है, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिएबल है। और 6 जनवरी को फंडामेंटल ड्यूटीज के डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से है उसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें सबसे पहला है कि इंडियन सिटीजन जो होंगे उन्हें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड में है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। थर्ड में है सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फोर्थ में है कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और जब भी नेशनल सर्विसेज का नीड हो उस समय हमेशा रेडी रहना चाहिए करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ में है ब्रदरहुड यानी भाईचारे को डेवलप करना चाहिए।
भाईचारे का जो स्पिरिट है उसे डेवलप करना चाहिए। 6th में है कंपोजिट कल्चर जो इंडिया का है उसे प्रिजर्व करना चाहिए। 7th में है नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रिजर्व करना चाहिए। 8th में है साइंटिफिक टेम्पल और ह्यूमैनिटी को डेवलप करना चाहिए। 9th में है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना चाहिए और वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए। 10th में है लाइफ के ऑल स्फीयर्स में हमेशा एक्सेलेंस के लिए प्रयास करना चाहिए। और 11th में है कि हर पेरेंट्स और गार्जियन को अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक के एज में स्कूल में भेजना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पाद बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जिंक सल्फेट। तो ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया है कि आप अलग से वीडियो बना हुआ है वहां से देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार वॉज ऑनर्ड विथ कालिदास सम्मान 2022 बाई विच स्टेट गवर्नमेंट। हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तुओं का उपयोग विनिमय के किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाटर एक्सचेंज। तो जब करेंसी नहीं आई थी तो उस समय क्या होता था कि लोग गुड्स को एक्सचेंज करके अपना नीड को पूरा करते थे। तो गुड्स ही क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज था और इसी को बोला जाता था वाटर एक्सचेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर और उर्स फेयर आर द पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और त्योहार हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान के हैं। तो हम लोग जितने भी ऑप्शंस में स्टेट दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के नेम को। सबसे पहले पंजाब, यहाँ पे मनाया जाता है लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व और त्यान। उसके बाद त्रिपुरा में है खर्ची पूजा, पिलाक फेस्टिवल, अशोकाष्टमी फेस्टिवल और गरिया पूजा। उसके बाद राजस्थान, यहाँ पे मनाया जाता है गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल और उर्स फेयर। उसके बाद महाराष्ट्र, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, डैश लीव्स आर यूज्ड टू मेक बीडीज। डैश पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तेंदू के लीव्स का यूज बीडीज को बनाने में किया जाता है। तो तेंदू का जो प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है डायोस्पाइरोस मेलानोजिलोन। तो इसका साइंटिफिक नेम है ये, और इसे कोरोमेंडल इबोनी और ईस्ट इंडियन इबोनी के भी नाम से जाना जाता है। ये एक स्पीसीज होता है किसके फैमिली का? तो इवेनिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और ये इंडिया में और श्रीलंका में पाया जाता है। इसका जो वार्क होता है वो बिल्कुल हार्ड और ड्राई होता है। ये कॉमनली कहाँ से ड्राइव हुआ है इसका नेम? तो कोरोमंडल जो कोस्ट है साउथ ईस्टर्न इंडिया का उसके नेम से ये डिराइव हुआ है इसका नेम। और इसे लोकली हिंदी में बोला जाता है इसे लोकली बोला जाता है तेम्बूरनी और हिंदी में बोला जाता है तेंदू। और उड़ीसा, झारखंड और असम में इसे केंदू बोला जाता है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसे टुंकिनी बोला जाता है। इसका लीव्स टोबैको के ऊपर रैप करने के लिए यूज किया जाता है और इंडियन बीड़ी को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये है टोबैको का ये है जो तेंदू है उसका प्लांट है ये। इसका जो लीव्स है उसका ही यूज किया जाता है जो टोबैको है उसके ऊपर रैप करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सेवोरॉय हिल्स। तो अब हम लोग जो इंडिया है उसके ईस्ट साइड में जो पार्ट है ईस्टर्न घाट्स और पूर्वांचल हिमालय, यानी ऊपर में जो पूर्वांचल हिमालय है और नीचे में जो ईस्टर्न घाट्स है वहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं दोनों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग सबसे पहले ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन से हिल्स है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें है महेंद्रगिरी हिल्स जो कि लोकेटेड है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। नालामल्ला हिल्स ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। जवाड़ी हिल्स ये साउथ ईस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। सेवोरॉय हिल्स
ये भी साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। अनंतगिरी हिल्स ये तेलंगाना में है। कोली हिल्स तमिलनाडु में है। हौसले हिल्स आंध्र प्रदेश में है। योरकॉड हिल्स तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। लांबा सिंगी हिल्स आंध्र प्रदेश में है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में। अरमाकोंडा ये हाईएस्ट पिक है ये ईस्टर्न घाट्स का। उसके बाद पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन से हिल्स हैं, तो इसमें है पटकई हिल्स जो कि म्यांमार से बॉर्डर करता है। उसके बाद नागा हिल्स है नागालैंड में। मिजो हिल्स मिजोरम में है। मणिपुर हिल्स मणिपुर में है। बरेल रेंज ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। गारो खास जयंतिया हिल्स मेघालय में है। अबोर हिल्स ये भी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में। डाफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन एंड वेन। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की। तो शांति निकेतन जो है उसे स्टेब्लिश किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। और इसे स्टार्टिंग में ब्रह्मचारी आश्रम भी बोला जाता था और बाद में इसे पथ भवन भी बोला जाने लगा। ये एक यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में फेमस हुआ। और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में ये प्रेजेंट है अभी। यहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफीज के लिए ये फेमस है। यहाँ पे क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है नेचर के साथ उसको भी प्रमोट किया जाता है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ों के लिए शांति निकेतन फेमस है। शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में शामिल किया गया। ये इसे एक यूनिक एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज इसे दिया गया। इसका हिस्ट्री क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था मेडिटेशन सेंटर शांति निकेतन के नाम से 1860 में। और इसी के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में एक एजुकेशनल एस्पेक्ट के साथ शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया। और इसे स्टार्टिंग में ब्रह्मचारी आश्रम नाम दिया, जहाँ पे सबसे पहले 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वाज फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई हु वाज अ भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उसे एस्टेब्लिश किया गया मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई के द्वारा 1949 में। और ये कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। और यहाँ पे इसे अभी डायरेक्ट कौन करती हैं? तो मल्लिका साराभाई जो कि डॉटर है मृणालिनी साराभाई की, वो 3 डिकेड से इसे क्या कर रही हैं? डायरेक्ट कर रही हैं। उसके बाद है ऑप्शन में जो दिए गए हैं आर्ट्स और डांस म्यूजिक के लिए जो भी इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि इस्टेब्लिश किया गया पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनक रेले के द्वारा। और इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया 1973 में। और इनका एम था इंडियन क्लासिकल डांस को प्रमोट करना। और जो कनक रेले जो थी वो फाउंडर और डायरेक्टर थी नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की भी। और ये एक फेमस डांसर थी किसकी? कौन से क्लासिकल डांस की? तो मोहिनीअट्टम की फेमस डांसर थी कनक रेले। उसके बाद नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसे इस्टेब्लिश किया डॉक्टर तुषार गुहा। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया इसे 1963 में। इनका एम था इंडिया के अंदर कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना। और ये जो डांस होते हैं म्यूजिक डांस और ड्रामेटिक्स इस चीज़ के डिसिप्लिन को प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने बनाया था। उसके बाद है द श्री त्यागराजा समरक्का संगीत विद्यालय, इसे इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे? पुनालोर में जो कि केरला में है। और इसे इस्टेब्लिश किया किसके द्वारा? तो श्री अतिंगल रामास्वामी भगतार ने इस्टेब्लिश किया इसे 1928 में। ये कर्नाटिक म्यूजिशियन थे, सिंगर थे और टीचर थे। इन्होंने इस संगीत विद्यालय को
गुरुकुल सिस्टम पे इस्टेब्लिश किया, गुरुकुल सिस्टम के बेसिस पे इसे इस्टेब्लिश किया और इसे एफिलिएशन मिला 1963 में कहाँ से, संगीत नाटक एकेडमी केरला से, और 2001 में मिला सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली से। तो इस तरह से ये सभी इंस्टीट्यूट्स थे। उसके बाद इंडिया में कुछ क्लासिकल डांस रिसर्च सेंटर्स भी हैं, जिसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें है सबसे पहले नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इसे इस्टेब्लिश किया था किसने, कनक रेले ने, जो कि मोहिनीअट्टम की डांसर रही हैं। इन्होंने नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई में भी इस्टेब्लिश किया, जो कि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, जिसे इस्टेब्लिश किया सोनल मानसिंह ने, जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी की डांसर थी, और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद है कथक केंद्र, ये कथक विंग है किसका, श्री राम भारतीय कला केंद्र का, और ये बनाया गया किसके द्वारा, तो निर्मला जोशी के द्वारा बनाया गया, जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी थे संगीत नाटक एकेडमी के। ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने सेट 11 के जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आप लोगों का एग्जाम्स 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम से मैक्सिमम शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।